आज हम लोग इस वीडियो में सौर ऊर्जा और सूर्य तथा अन्य तारों में, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, सूर्य तथा अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत समझते हैं। तो सौर ऊर्जा तथा तारों में ऊर्जा का स्रोत। इसको हम लोग समझते हैं सौर ऊर्जा तथा तारों में ऊर्जा का स्रोत। तो सूर्य एक तारा है, इसी प्रकार और भी तारे हैं, राइजल है, साइरस है। तो ये सभी एक नियमित दर से ऊर्जा का, ऊष्मा और प्रकाश का उत्सर्जन कर रहे हैं। तो सौर ऊर्जा क्या है? पहले सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अब सूर्य एक तारा है, तो सूर्य लगभग 3.9 × 10⁻26 जूल पर सेकंड की दर से करोड़ों वर्षों से ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। तो भूगर्भ विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान आदि के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार सूर्य करोड़ों वर्षों से इस दर से ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। यदि ये ऊर्जा किसी ज्वलनशील पदार्थ के दहन से उत्पन्न हो तो सूर्य को अब तक नष्ट हो जाना चाहिए। तो इससे यह निष्कर्ष निकल के आता है कि सूर्य जो तारे हैं, सूर्य एक तारा है, तो तारों में जो ऊर्जा का स्रोत है, अर्थात तारे जो ऊर्जा के रूप में प्रकाश और ऊष्मा का जो उत्पादन कर रहे हैं, वह किसी ज्वलनशील पदार्थ के जलने से नहीं हो सकता। तो इस बात पर कई वैज्ञानिकों के अपने अपने मत हैं कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, अर्थात तारों में जो ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो उस आधार पर कई वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए। तो पहला एक मत हेल्महोल्ट्ज़ वैज्ञानिक का है। हेल्महोल्ट्ज़ का मत। तो वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज़ के अनुसार सूर्य ऊर्जा का उत्पादन करने पर संकुचित हो रहा है, अर्थात सूर्य की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वह ऊष्मा और प्रकाश में बदल रही है। परंतु प्रयोगों द्वारा या वास्तविकता में यह देखा गया कि यदि सूर्य के जिस दर से संकुचित हो रहा है उस दर से यदि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऊष्मा और प्रकाश में बदले तो वर्तमान जो सूर्य ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है उसकी तुलना में केवल 1% होगी। तो इस आधार पर जो हेल्महोल्ट्ज़ का मत है उसको नहीं माना गया, यानी हेल्महोल्ट्ज़ के मत के अनुसार जो तारों की ऊर्जा का जो स्रोत है वह उनका संकुचन नहीं हो सकता, या सूर्य का कह लीजिए, सूर्य का जो संकुचन हो रहा है वह उसकी विशाल ऊर्जा का स्रोत नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है अन्य वैज्ञानिकों के मतानुसार वहाँ रेडियोटिपता और विखंडन, यानी भारी नाभिकों के विखंडन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। परंतु यह पाया गया कि सूर्य में इन तत्वों की, भारी तत्वों की उपस्थिति बहुत कम है जो रेडियोटिपता को प्रदर्शित करते हैं, और जिनमें नाभिकीय विखंडन की संभावना होती है उन तत्वों की उपस्थिति बहुत कम। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि नाभिकीय विखंडन और रेडियोटिपता, जिसमें अल्फा कण, बीटा कण और गामा कणों का उत्सर्जन होता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है, वह स्रोत सौर ऊर्जा का नहीं हो सकता। अर्थात नाभिकीय विखंडन और रेडियोटिपता सौर ऊर्जा का स्रोत नहीं। अब आधुनिक मतानुसार यह माना गया कि सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, अर्थात हल्के नाभिकों का संलयन है।
क्योंकि सूर्य का जो बाहरी भाग का ताप है वह लगभग 6900 डिग्री केल्विन का है, जबकि उसके भीतरी भाग का ताप यानी जिसको क्रूड बोलते हैं, क्रूड का ताप होता है 2 × 10⁷ केल्विन कोटि का। और इतने अधिक ताप पर और जो सूर्य का अधिकांश भाग है वह हल्के तत्वों से मिलकर बना है। 98% हल्के तत्व हैं और बाकी 10% अन्य तत्व हैं, लेकिन वे भी अपेक्षाकृत हल्के ही। तो सूर्य के क्रूड का ताप 2 × 10⁷ केल्विन कोटि का है। इतने अधिक ताप पर परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और इस प्रकार नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक साथ इस उच्च ताप पर संयुक्त रूप में रहते हैं, जिसको प्लाज्मा कहा जाता है, जो पदार्थ की चौथी अवस्था कही गई। 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, और प्लाज्मा अवस्था को पदार्थ की चौथी अवस्था कहा गया। इसमें इलेक्ट्रॉन और नाभिक यानी धन आवेश और ऋण आवेश दोनों तरल के रूप में रहते हैं, तो इसे प्लाज्मा कहा जाता है। और इतने उच्च ताप पर यानी प्लाज्मा में जो हल्के नाभिक हैं, जैसे हाइड्रोजन के नाभिक हैं, वो आपस में संलयित होकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इस प्रकार नाभिकीय संलयन के द्वारा सौर ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, यानी सौर जो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन है वह नाभिकीय हल्के नाभिकों के संलयन से प्राप्त होता है। अब इसमें जब हल्के नाभिक संलयित होकर, हाइड्रोजन नाभिक संलयित होकर मोस्टली 2He4 हीलियम का नाभिक बनाते हैं, अर्थात अल्फा कण बनाते हैं, और इस दौरान विशाल ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद संलयन के बाद ताप गिरने लगता है, जिससे जो सूर्य का संकुचन होने लगता है, और संकुचन के दौरान क्रूड का ताप अचानक फिर से बढ़कर 2 × 10⁷ केल्विन कोटि का हो जाता है। तो इस दौरान अब हीलियम के नाभिक आपस में संलयित होकर और भारी तत्व बनाते हैं, अपेक्षाकृत और भारी तत्व बनाते हैं, और इस प्रकार ऊर्जा का उत्पादन फिर से होता है। तो 2 संभावनाएं रहती हैं कि हीलियम इनके हाइड्रोजन नाभिकों का संलयन होता है और उसके साथ साथ हीलियम के नाभिक भी संलयित होकर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो यह पाया गया कि सौर ऊर्जा का जो स्रोत है, यानी सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है, उसमें हाइड्रोजन के नाभिक अर्थात प्रोटॉन आपस में संलयित होकर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। तो इसे प्रोटॉन चक्र कहा जाता है, PP चक्र। तो पहले हम लोग प्रोटॉन चक्र पढ़ते हैं। प्रोटॉन चक्र। PP चक्र कहते हैं, प्रोटॉन चक्र। तो प्रोटॉन चक्र में 4 हाइड्रोजन नाभिक आपस में संलयित होकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इसमें पहला जो समीकरण, पहले 2 हाइड्रोजन नाभिक आपस में संलयित होकर 1s3 1s2, ये 2 हाइड्रोजन नाभिक आपस में संलयित होकर 1 ड्यूट्रॉन नाभिक बनाते हैं, 1s2 प्लस एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन होता है, और इसके साथ साथ न्यूट्रिनो उत्पन्न होता है, प्लस 0.42 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार ये पहली अभिक्रिया में केवल 2 ही हाइड्रोजन नाभिक आपस में संलयित होकर ये ड्यूटेरियम नाभिक बनाते हैं। अब इसके बाद ये जो पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है, यह उस प्लाज्मा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों से विनाशित होकर 2 गामा फोटॉनों का उत्पादन करता है। तो इसमें युग्म विनाश की घटना होती है, यानी 1 बीटा नॉट
-1 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्शन करके और 2 गामा फोटॉन उत्पन्न होते हैं और 2 गामा फोटॉनों के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं कि द्रव्य विनाशता या युग विनाश की घटना में जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन विनाशित होने पर 1.02 MeV ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो इस प्रकार की घटना होगी। उसके बाद दूसरी जो तीसरी कह लीजिए, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई और तीसरी इक्वेशन में 1H1 यानी इसका हाइड्रोजन का एक नाभिक 1H2 से रिएक्ट करता है और इस तरह से 2He3 हीलियम का एक समस्थानिक बनता है प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है, एक गामा फोटॉन प्लस ऊर्जा जो उत्पन्न होती है वह 5.49 MeV के करीब होती है, 5.49 MeV के करीब। इस तरह से ये तीसरी तापनापीय क्रिया, इनको तापनापीय क्रियाएं कहते हैं। जो बहुत उच्च ताप पर होने वाली रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको तापनापीय क्रियाएं कहते हैं और तापनापीय क्रियाओं द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा को तापनापीय ऊर्जा कहा जाता है। तो इस प्रकार से अब चौथा रिएक्शन जो है उसमें चौथा समीकरण 2He3 यानी हीलियम का समस्थानिक, 2 हीलियम के समस्थानिक आपस में संलयित होकर एक अल्फा कण का निर्माण करते हैं अर्थात 2He4 का निर्माण करते हैं प्लस 2 प्रोटॉन उत्पन्न होते हैं अर्थात 2 हाइड्रोजन नाभिकों का उत्पादन होता है प्लस इसमें 12.86 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है, 12.86 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र इन 4 तापनापीय क्रियाओं द्वारा पूर्ण होता है। अब ये जो चौथी तापनापीय क्रिया है इसके पूर्ण होने के लिए जो प्रथम की 3 तापनापीय क्रियाएं हैं वह 2 बार होनी आवश्यक है। अर्थात इसमें यदि हम प्रथम 3 समीकरणों में 2 का मल्टीप्लाई करके और फिर चारों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो इसमें जो निष्कर्ष निकलता है 2 का गुणा 4 हो गया और इधर 4 और 2 6 हो गए, 6 में ये 2 हट जाएंगे तो 4 हाइड्रोजन नाभिक बचते हैं। तो 1H1 प्लस अब यहाँ पर ये 2 पॉजिट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए -1 बीटा नॉट और इस प्रकार से 2He4 बनता है, 2He4 प्लस अब यहाँ पर 2 न्यूट्रिनो यहाँ से मिल गए तो 2 न्यूट्रिनो बनते हैं प्लस 2 4 हो गए, 4 गामा फोटॉन, 4 और 1 4 2 6 गामा फोटॉन हो जाएंगे प्लस टोटल जो एनर्जी उत्पन्न होती है वो 26.7 MeV के करीब होती है, 26.7 MeV के करीब होती है। इस प्रकार प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र का जो नेट परिणाम है वह 1H1 + 2 -1 बीटा नॉट = 2He4 + 2 न्यूट्रिनो + 6 गामा फोटॉन + 26.7 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार प्रथम तापनापीय क्रिया में 2 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर 1H2 बनाते हैं और 0.42 MeV की ऊर्जा उत्पन्न होती है, साथ में पॉजिट्रॉन और न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है और उत्पन्न पॉजिट्रॉन प्लाज्मा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन से रिएक्ट कर युग विनाश की घटना होती है और इसमें 2 गामा फोटॉन और 1.02 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है और फिर से एक हाइड्रोजन नाभिक ड्यूट्रॉन नाभिक से संलयित होकर 2He3 हीलियम का एक समस्थानिक बनाता है, गामा फोटॉन और 5.49 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। चौथी में
ये दो हीलियम के समस्थानिक संलयित होकर 2He4 अल्फा कण बनाते हैं और 1H1 प्लस 1H1 दो प्रोटॉनों का और उत्पादन हो जाता है। 12.86 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसलिए और चौथी तापनापीय क्रिया के पूर्ण होने के लिए प्रथम तीन तापनापीय क्रियाएं दो बार होनी आवश्यक है और इनको जोड़ने पर जो नेट परिणाम आता है वह 4 1H1 प्लस 2 माइनस 1 बीटा नॉट 2He4 प्लस 2 न्यूट्रॉन प्लस 6 गामा प्लस 26.7 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब जिन तारों का ताप लगभग 2 × 10⁷ केल्विन कोटि का है जैसे सूर्य है, तो इनमें इस प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के पाए जाने की अधिक संभावना पाई जाती है। इसके अलावा जिन तारों का ताप 10⁸ केल्विन कोटि का है अर्थात इससे ज़्यादा है जैसे राइजल तारा है, तो उनमें एक और चक्र के पाए जाने की संभावना होती है जिसमें कार्बन नाइट्रोजन, जिसे कार्बन नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। और कार्बन नाइट्रोजन चक्र में कार्बन उत्प्रेरक का कार्य करता है अर्थात कार्बन का फिर से निर्माण होता है। तो अब हम लोग जो उच्च ताप वाले तारे हैं जिनका ताप सूर्य के ताप से कहीं अधिक होता है, उसमें कार्बन चक्र के पाए जाने की, कार्बन नाइट्रोजन चक्र के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। तो अब हम लोग CN चक्र के बारे में पढ़ते हैं, कार्बन नाइट्रोजन चक्र। तो कार्बन नाइट्रोजन चक्र में कार्बन एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसमें भी प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल जो होती है, प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र, उसके बराबर ही ऊर्जा का उत्पादन होता है लगभग। तो प्रोटॉन, इसमें कार्बन नाइट्रोजन चक्र में हम लोग उन्हीं तारों में पाया जाता है, कार्बन नाइट्रोजन चक्र से उन्हीं तारों में विद्युत इसका ऊर्जा का उत्पादन होता है जिनका ताप 10⁸ केल्विन कोटि का होता है अर्थात सूर्य के ताप से थोड़ा अधिक होता है। तो इसको हम लोग यूँ पढ़ते हैं। अब इसमें एक पहले हाइड्रोजन नाभिक 6C12 से संलयित होकर ये 7N13 यानी नाइट्रोजन का एक समस्थानिक उत्पन्न करता है, प्लस एक गामा फोटॉन उत्पन्न होता है और प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसके बाद जो 7N13 है वह रेडियोएक्टिवता को शो करता है और इससे एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन होता है, 6C13 बनता है, प्लस एक पॉजिट्रॉन बनता है, प्लस ऊर्जा का उत्पादन, एक न्यूट्रिनो हो गया प्लस ऊर्जा। तो इस प्रकार क्योंकि पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो उत्पन्न होता है और बीटा कण के साथ अर्थात इलेक्ट्रॉन के साथ एंटी न्यूट्रिनो का उत्पादन होता है। अब यह जो 6C13, अब इसमें से पहले वाली जैसे हम लोगों ने प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र में ये जो पॉजिट्रॉन होता है यह प्लाज्मा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन से विनाशित होकर दो गामा फोटॉनों का उत्पादन करता है, प्लस वही 1.02 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो प्लस ऊर्जा लिख सकते हैं यहाँ पर, इस तरह का होता है। इसके बाद ये जो 6C13 है यह फिर से एक हाइड्रोजन नाभिक से संलयित होता है 1H1 प्लस 6C13 और इससे 7N14 बनता है, 7N14 प्लस गामा प्लस ऊर्जा का उत्पादन होता है। इस प्रकार अब यह 7N14 जो है वह फिर से एक हाइड्रोजन नाभिक से संलयित हो जाता है। तो 1H1 प्लस 7N14 और यह बनाता है 8O15 का एक समस्थानिक बनाता है, 7 और 1 8, 8O15 प्लस गामा प्लस ऊर्जा। इस तरह से ये 8O15 का नाम एक समस्थानिक बनता है। 8O15 अब फिर से एक पॉजिट्रॉन का उत्पादन करता है 8O15 और यह पॉजिट्रॉन का उत्पादन कर 7N14 में बदल जाता है। 7N15 प्लस पॉजिट्रॉन
प्लस न्यूट्रिनो प्लस ऊर्जा। इस तरह से 8O15 जो है नाइट्रोजन में बदल जाता है। अब फिर से हम लोग इस वाले इक्वेशन को दोहरा सकते हैं, क्योंकि पॉजिट्रॉन का जब उत्पादन होता है तो ये पॉजिट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ संलयित होकर 2 गामा फोटॉन उत्पन्न करता है, प्लस ऊर्जा उत्पन्न होती है 1.02 MeV। इस तरह से अब ये 7N14 जो है वह फिर से एक हाइड्रोजन के नाभिक से संलयित होता है 7N14, और यह 6C12 फिर से बनाता है 6C12। इस प्रकार 6C12 से स्टार्टिंग होती है और 6C12 पर एंडिंग होती है, प्लस 2He4 7 और 1 8, और इधर 12 और 1 13 7N15 यहाँ पर लिखेंगे। 7N15 रिएक्ट करता है 1 उसके हाइड्रोजन नाभिक से 1H1 प्लस 7N15 ये वाला, और इस तरह से 15 और 1 16 तो आ जाता है 2He4 यहाँ पर बनता है, और प्लस ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसमें प्लस ऊर्जा लिख देंगे यहाँ पर। ये इस तरह से तो इन 1 2 3 4 5 6 7 8 तापमान की अपक्रियाओं के द्वारा इस तरह से कार्बन नाइट्रोजन चक्र की पूर्ति होती है। और यदि हम इन सभी को जोड़ दें तो 7N13 कटेगा, 6C13 कटेगा, 8O15 7N15 और 7N15 6C12 कट जाएंगे। और इस प्रकार जो कार्बन नाइट्रोजन चक्र का जो नेट जो परिणाम होता है वह 4 1H1 प्लस 1H1 प्लस 2 -1 बीटा नॉट इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो 2He4 बनता है, 2He4 प्लस इसमें 2 न्यूट्रिनो बनते हैं, न्यूट्रिनो इधर है और एक न्यूट्रिनो इधर हो गया, 2 न्यूट्रिनो होते हैं, प्लस इसमें 7 गामा फोटॉन उत्पन्न होते हैं। 6 1 2 3 4 5 6 और 7 गामा फोटॉन उत्पन्न होते हैं, प्लस वही 26.7 MeV ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार जो कार्बन नाइट्रोजन चक्र का जो नेट परिणाम है वह प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल के तुल्य होता है, परंतु इस चक्र की संभावना उन तारों में अधिक पाई जाती है जिनका ताप 10⁸ केल्विन कोटि का होता है, अर्थात सूर्य के ताप से अधिक होता है। तो इस प्रकार हम लोग सौर ऊर्जा तथा सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत समझ लिए।